वो डिफरेंशिएट करना है। तो सब तक भोग नहीं मिलेगा। अच्छा जी। मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है आवाज? जी अभी आई है। ओके चलो ठीक है। दो से लोगों को एक दे दो एक। अच्छा जी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो चीजों के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करना है। उसमें हमारे पास आता है थेराप्यूटिक प्ले क्या होता है और प्ले थेरापी जो है वो क्या होती है। ठीक है, ये दो चीजों के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने कम्युनिकेशन की जो गाइडलाइंस हैं वो बतानी है। ठीक है, जब आप चाइल्ड के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हो और जब आप फैमिलीज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तीसरा आपका क्वेश्चन है रोल ऑफ प्ले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपकी बुक के अंदर प्रॉपर मेंशन है। ठीक है, आपकी पीरियड्स की वॉन्ग्स की बुक के अंदर जो है वो मेंशन है। आप वहां से इसको बेहतर जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हम करेंगे। इसके अलावा फंक्शन ऑफ प्ले है, ये भी हमारे बुक के अंदर है। और प्ले एज अ टूल फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें आपने सिर्फ जनरल मैनेजमेंट के तौर पर जो है ना चीजों को मेंशन करना है कि अगर प्ले को जो है वो हम नर्सिंग मैनेजमेंट के तौर पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थेराप्यूटिक प्ले वर्सेस प्ले थेरापी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले मैं आपको इसकी सिंपल जो कह लें कि डिफरेंशिएशन है एक इन दोनों की वो कौन सी है। थेरापेटिक प्ले हमारे पास जो आ जाता है और प्ले थेरापी, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कैसे डिफरेंट चीजें हैं जी। थेरापेटिक प्ले में हमारा जो मेन पर्पस होता है, हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हमने साइकोलॉजिकल इंजरी को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, और जबकि प्ले थेरापी जो होती है उसमें हमारा गोल जो होता है वो साइकोलॉजिकल इंजरी को सिर्फ एलिविएट करना है, प्रिवेंट करना नहीं। एलिविएट मतलब उसको कम करना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंजरी जो है वो कम से कम हो। ठीक है, ये हमारा गोल होता है। थेराप्यूटिक प्ले जो है हमारे पास फोकस करता है जी प्रोसेस ऑफ प्ले एज अ मैकेनिज्म फॉर मास्टरिंग द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के लिए जो है वो ज्यादा जरूरी है, यानी इंसान की ग्रोथ डेवलपमेंट में जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है। जबकि अगर हम प्ले थेरापी को देखें तो प्ले थेरापी हमारे पास जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए जो है वो स्पेसिफिकली होती है। हम स्पेसिफिक जो थेरापी करते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, वो हमारे पास प्ले थेरापी में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो थेरापेटिक प्ले और प्ले थेरापी में आपको दो दो डिफरेंसेस जो हैं वो अच्छे से याद हो जाएं कि प्ले थेरापी क्या होता है हमारे पास और थेरापेटिक प्ले क्या होता है। थेरापेटिक प्ले में हमने पढ़ा कि आपने साइकोलॉजिकल इंजरी को प्रिवेंट करना है और प्ले थेरापी में आपने क्या करना है, साइकोलॉजिकल इंजरी को एलिविएट करना है। ठीक है, उसके बाद थेराप्यूटिक प्ले में हमारे पास क्या आता है, ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन को कवर करते हैं। जबकि हमारे पास प्ले थेरापी इस तरह का जो है वो मैकेनिज्म है जिसमें आप साइकोलॉजिकल इंजरीज को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये दो आपने सबसे ऊपर लिखनी है। उसके बाद आपने जब मैं उसके बाद आपने मूव करना है किसके ऊपर, जो आपका टॉपिक होगा उसके ऊपर, या आपकी बुक के अंदर जो भी इसके बारे में दो चार बातें लिखी होंगी आपने वो देख लेनी है। अब यहाँ पे देखिए प्ले थेरापी उन्होंने लिखा हुआ है कि प्ले थेरापी बेसिकली एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है बच्चे के दरमियान और जो थेरापिस्ट होता है उसके दरमियान। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो बच्चे को जो है वो बेसिकली प्ले मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो चाइल्ड को फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, ताकि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो, उसके अंदर जो है वो प्रॉपर नरिशमेंट उसकी पॉसिबल लाई जा सके। तो ये हमारे पास उन्होंने कहा कि प्ले थेरापी, लैंडर ने 2002 में इसकी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, प्ले थेरापी कहते हैं जी नेचुरल वे में जो है वो बिल्ड होती है। ठीक है, और ये कि बच्चे जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आपने इसका आइडिया लेना कि प्ले थेरापी जो है वो क्या होती है और थेराप्यूटिक प्ले जो है वो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है,
थेरापेटिक प्ले वर्सेस प्ले थेरापी इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया। उसमें हमारे पास आता है प्ले इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड बाय द चाइल्ड। प्ले जो है वो बच्चा खुद से स्टार्ट करता है, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है, बच्चा खुद उसको कंट्रोल करता है, मैंने कितना खेलना है कितना नहीं खेलना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्ले ऑफन हैपन स्पॉन्टेनियसली, और स्पॉन्टेनियसली ये सारी चीजें हो रही होती हैं, कोई भी थेरापेटिक इंटरवेंशन नहीं होती कोई दूसरे पर्सन की से, ठीक है। प्ले जो है वो बेसिकली एक बेनिफिशियल इफेक्ट लेके आता है बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। और ये माइल्ड प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करता है। जबकि थेरापेटिक प्ले हमारे पास अगर आ जाए तो थेरापेटिक प्ले हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। बिहेवियरल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है, मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी है। तो जिस भी चीज में थेरापेटिक प्ले जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो बेसिकली आपकी वेलनेस के लिए, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, आपके बिहेवियर के लिए, आपकी मेंटल जो है वो वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो थेरापेटिक प्ले बेसिकली हमारे पास जो है वो हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए बेस्ट जो है वो थेरापी है। तो ये आपने जो है इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी बुक के अंदर जो है वो यहाँ पे मूव करना है। पेज नंबर हमारे पास 132 होगा, उसमें आपके पास जो है ना लिखा हुआ है रोल ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट, ठीक है। 132 पेज नंबर है वोंग्स के ऊपर। यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले इन्होंने ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले दी हुई है, यानी प्ले की टाइप्स कौन कौन से होती हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले देखना है, इसको अंडरलाइन करें। इसमें आपके पास सबसे पहली जो टाइप है वो है कंटेंट ऑफ प्ले, यानी अगर जिस तरह का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग प्ले की टाइप्स कितनी है। उसमें कौन कौन सी प्ले की टाइप्स आ जाती हैं, सोशल अफेक्टिव प्ले आ जाता है। सोशल अफेक्टिव प्ले में क्या होता है कि आप बच्चा जो होता है ना वो ज्यादा खुश होता है दूसरों के साथ खेल के, ठीक है। यानी वो खुश होता है अगर उसके साथ जो रिलेशन में जो लोग हैं वो उसके साथ जो है वो खेल लें, ठीक है। उसके उसको रिस्पॉन्स दें या उसको जो है वो कोई इमोशंस वगैरह शो करें, तो वो इस तरह के बिहेवियर से ज्यादा इफेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं सोशल अफेक्टिव प्ले। आगे हमारे पास आता है सेंस प्लेयर प्ले। सेंस प्लेयर प्ले में क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह का प्ले होता है जिसमें हमारे पास बच्चे लाइट से, कलर से, ठीक है, ऑर्डर से, टेक्सचर से, इस तरह की चीजों से जो है वो अपनी सेंसेस से जो है वो कोई चीज परसीव करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। और मतलब ज्यादा प्लेयरेबल एक्सपीरियंस होता है उनका। जैसे कह लो कि वाटर को अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाथ के ऊपर पानी डाल के बहुत खुश होते हैं, मिट्टी डाल के बहुत खुश होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको जो है वो टच का जो है वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे होते हैं बाउंसिंग करके खुश होते हैं, ठीक है, कुछ स्मेलिंग करके खुश होते हैं, तो ये सारी चीजें इनके साथ वो खेलते हैं, तो ये हमारे पास सेंस प्लेयर प्ले आ जाता है, ठीक है। सोशल इफेक्टिव प्ले, सेंस प्लेयर प्ले, जैसे उन्होंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, यानी रॉ मटेरियल के साथ हैंडलिंग कर रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश है, वो खेल रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सेंस प्लेयर प्ले। उसके बाद आपके पास स्किल प्ले। स्किल प्ले में क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली एबिलिटी आ जाती है कि वो ग्रैस्प कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। वो अपने अपने अंदर एबिलिटीज लेकर आते हैं, अपने अंदर स्किल्स लेकर आते हैं कि वो एक एक्शन को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो एक दफा जो है वो चीजों को डालेंगे, किसी चीज के अंदर डालेंगे, फिर दूसरी चीज के अंदर डालेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, स्किल अपने अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। फिर बार बार जो है वो करने से उनको काम जो है वो बेस्ट तरीके से आ जाता है। तो वो उनकी स्किल्स का जो प्ले होता है, यानी वो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा जो है वो अपना जो है वो बॉक्स सेट कर रहा है, ठीक है, एक दफा वो गलत वाले में डालेगा, एक दफा सही वाले में डालेगा, ऐसे ऐसे उसको स्किल भी आएगी और वो उसका प्ले भी है। तो ये हमारे पास स्किल प्ले में जो है चीज लाई करती है। उसके बाद हमारे पास अनऑक्युपाइड बिहेवियर आ जाता है। अनऑक्युपाइड बिहेवियर में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना बेसिकली वो खेल नहीं रहा होता, लेकिन उसकी जो अटेंशन होती है ना वो कंटिन्यूअसली उस चीज के ऊपर होती है जो कि कह लो कि जो प्लेफुल चीज होती है, ठीक है। उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर उसकी जो है वो अटेंशन होती है। तो ये बेसिकली कह लो कि अनऑक्युपाइड बिहेवियर होता है। अब अनऑक्युपाइड बिहेवियर को ना कुछ लोग ओन लुकर्स के साथ जो है वो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ओन लुकर्स होते हैं जो बेसिकली एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूसरों की एक्टिविटी को, और जो अनऑक्युपाइड बिहेवियर होता है ना उसमें बच्चा सिर्फ अपनी अटेंशन थोड़ी देर के लिए फोकस करता है उसके ऊपर, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर आता है उसके अंदर, फिर हो जाता है उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए, वो किसी और तरफ मूव कर जाए, ठीक है। तो अनऑक्युपाइड बिहेवियर इज नॉट लाइक सेम दैट ओन लुकर बिहेवियर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास ड्रामेटिक प्ले आ जाता है, इसके बाद दूसरा नाम है प्रिटेंड प्ले, ठीक है। अब प्रिटेंड प्ले या ड्रामेटिक प्ले में क्या होता है, ये सिंबॉलिक प्ले भी होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चे प्रिटेंड करते हैं कोई चीज, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टीचर बने होते हैं कि भाई मैं टीचर हूँ, दीवारों को मार रहे होंगे, दीवारों के साथ जो है वो उनको अपने स्टूडेंट्स बनाया होता है उन्होंने। तो इस तरह से करके वो एक ड्रामेटिक प्ले जो है वो खेल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो डोल के साथ इस तरह करते हैं,
डोर के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास ड्रामेटिक प्ले में आ जाता है, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल इसकी वही है कि बच्चे जो होते हैं वो टीचर बन जाते हैं और वो दीवारों के साथ पता है स्केल लेके मार रहे होते हैं कि भाई ये उनके स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से करके, तो वो उनका एक ड्रामेटिक प्ले होता है, या आप कह लो कि ये प्रिटेंड प्ले होता है, ठीक है, जिसमें वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं जबकि ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपके पास ड्रामेटिक या प्रिटेंड प्ले आ जाता है। उसके बाद आता है गेम्स वगैरह। गेम्स में हमारे पास इमिटेटिव गेम्स आ जाती है। इमिटेटिव गेम्स में जैसे कैसे जी, कुछ बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सिंपल पजल्स वगैरह में। कुछ फॉर्मल गेम्स आ जाती हैं। फॉर्मल गेम्स में आपके पास जो है वो कुछ सेल्फ सस्टेनिंग गेम्स आ जाती हैं, जैसे कि बोर्ड वाली गेम्स होती हैं, डिफरेंट तरह की कॉम्पिटेटिव गेम्स होती हैं। आप कॉम्पिटेटिव गेम्स में कह लें कि जिस तरह वो कार कंपटीशन वाली गेम होती है, तो इस तरह के डिफरेंट गेम्स हैं जो कि इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो हमने अभी तक जो प्ले की टाइप्स पढ़ी हैं किस बेस पे पढ़ी हैं, हमने उसके कंटेंट की बेस पे प्ले की टाइप्स पढ़ी, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ी कंटेंट की बेस पे। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सोशल अफेक्टिव प्ले है, सेंस प्लेयर प्ले है, ठीक है। उसके बाद हमने स्किल प्ले पढ़ लिया, अनऑक्युपाइड बिहेवियर, ड्रामेटिक प्ले, और लास्ट में हमने गेम्स पढ़ ली, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो टोटल इसकी टाइप्स आ गई। अब हमारे पास आता है सोशल करेक्टर ऑफ प्ले। यानी अगर हम जो है वो सोशल करेक्टर की बेस पे प्ले की टाइप्स को डिवाइड करें, यानी जिसमें कितने को पार्टिसिपेशन होती है या कितने को लोग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, कितने को बच्चे जो है वो मतलब पार्टिसिपेशन अपने इंक्रीज करवा सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, सोशलाइज हो सकते हैं बेसिकली। उस बेस पे हमारे पास जो है वो कितनी टाइप्स हैं आगे। ऑनलुकर प्ले, ये आपके पास किस बेस पे है, सोशल करेक्टर ऑफ प्ले की बेस पे है, ठीक है। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले आती है तो आपने सबसे पहले ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले लिखना है। उसके बाद फर्स्ट में आपने क्या लिखना है कि आपका कंटेंट ऑफ प्ले की बेस पे, सेकंड पे आपने क्या लिखना है, सोशल करेक्टर ऑफ प्ले की बेस पे, ठीक है। तो सोशल करेक्टर ऑफ प्ले की बेस में हमारे पास टाइप्स आ जाती है। उसमें हमारे पास आता है ऑनलुकर प्ले। जैसे हमने पहले बात की, ऑनलुकर कौन से होते हैं, बस वॉच करते हैं, ठीक है। वो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते कि वो जाके कोई अपनी पार्टी जो है वो स्टार्ट करें, कोई प्ले एक्टिविटी स्टार्ट करें, नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, बस देखते हैं खड़े होके, ठीक है। उनका इंटरेस्ट होता है थोड़ा सा कि मतलब, लेकिन ये कि वो कोई मूवमेंट नहीं करते कि जाके हम पार्टिसिपेट करें या हम भी कोई जो है वो थोड़ा सा खेलें जाके, नहीं, वो उधर ही खड़े रहेंगे, ठीक है, और देखते रहेंगे। वही हमारे पास क्या आता है, ऑन लुकर प्ले। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो बड़ा बहन या भाई है वो बॉल खेल रहा है और छोटा बच्चा जो है उसको कंटिन्यूअसली देख रहा है, ठीक है, तो वो ऑन लुकर प्ले है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना अंदर। उसके बाद आता है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले में हमारे पास क्या आता है, सॉलिटरी प्ले में क्या है कि बच्चे जो है वो अपने चॉइस के साथ अकेले खेल रहे होते हैं, ठीक है। जो दूसरे होते हैं लोग वो अपना खेल रहे होते हैं और बच्चा जो है वो अपना खेल रहा है, यानी वो अकेला खेल रहा है, ठीक है। दे enjoy the presence of other children बट मेक नो एफर्ट टू गेट क्लोज टूवर्ड स्पीक टू देम। यानी वो देखता है, वो फुल इंजॉय करता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं अपना अपना, लेकिन वो इतनी एफर्ट नहीं करता कि वो जाके उनके साथ जो बोले और जाके उनके साथ खेले, ठीक है। उसका सारा इंटरेस्ट बस अपनी एक्टिविटी के ऊपर होता है कि मैं अपना जो है वो प्ले जो है अच्छे से कर लूँ, बस। ये होता है सॉलिटरी प्ले। उसके बाद है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में क्या होता है कि पैरेलल एक्टिविटीज में बच्चे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये कि दूसरे बच्चों के अंदर ही बैठ के खेल रहे होते हैं, मतलब सारे बच्चे इकट्ठे बैठे हैं और जो है वो क्या करे, वो मतलब बच्चा जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल प्ले में आता है। पैरेलल प्ले में ना ये मैं तो नीचे हमने एग्जांपल दी हुई है इस तरह से, ये देखें, मतलब ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, खेल ही अपना अपना रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के साथ जो है वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है पैरेलल प्ले। और इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले में सारे जो होते हैं वो इकट्ठा खेलते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले टुगेदर एंड आर एंगेज इन सिमिलर और आइडेंटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। दोनों जो होते हैं वो सिमिलर कह लो, एक ही एक्टिविटी, सेम ही एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये सारे बच्चे मिलके झूला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्ले होता है। एसोसिएटिव प्ले और कोऑपरेटिव प्ले में ना एक बात का डिफरेंस होता है। दो तीन जो है ना, तीन चीजें, दो तीन चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। एसोसिएटिव प्ले और कोऑपरेटिव प्ले, दोनों में बेसिकली जो है ना वो ये होता है कि बच्चे जो है वो इकट्ठे खेलते हैं ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये एमसीक्यू में भी आता है कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। कोई लीडरशिप की असाइनमेंट नहीं होती, कोई म्यूचुअल गोल नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, किसी चीज की कोई भी ऑर्गेनाइज चीजें नहीं होती किसके अंदर, एसोसिएटिव प्ले के अंदर, ठीक है। और जो होता है ना कोऑपरेटिव प्ले, उसके अंदर प्रॉपर चीजें ऑर्गेनाइज की होती हैं। दो बच्चे भी खेल रहे हैं तो उन्होंने भाई एक गोल बनाया कि हमने ये करना है,
चीजों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, एक्टिविटीज इस तरह से ऑर्गेनाइज होंगी, तुम्हारा ये रोल होगा, मेरा ये रोल होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ पहले से ही डिसाइड होता है, तो ये सारा कुछ हमारे पास कोऑपरेटिव प्ले में आता है। जबकि अगर ये सारा कुछ रिमूव कर दिया जाए तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्ले में आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, टू चिल्ड्रन प्ले विद डॉल्स, बोरोइंग आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग फ्रॉम ईच अदर एंड एंगेजिंग इन सिमिलर कन्वर्सेशन, बट नाइदर डायरेक्ट दी अदर एक्शंस और एस्टैब्लिश द रूल्स। यानी कोई भी रूल नहीं एस्टैब्लिश कर रहा, सिर्फ अपनी मर्जी से दोनों जो है वो खेली जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई कह लो कि प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वो आपके पास है एसोसिएटिव प्ले। और जिसके अंदर जो है वो थोड़ी सी रूल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। यहाँ कह लो कि असाइनमेंट कर दिया भाई, तुमने ये रोल परफॉर्म करना है, मैंने ये रोल परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो आपके पास कोऑपरेटिव प्ले में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने, एक में जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर और असाइनमेंट है और एक में नहीं है। उसके बाद आपके पास ये फंक्शंस ऑफ प्ले वाला क्वेश्चन आता है, ये आपके पास टाइप्स यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो टाइप्स आपने जो है वो यहाँ से अच्छे से करनी है, ये आपका ऊपर बेशक लिख ले यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्ले या क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है ना आप मेंशन कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ना ये कंटेंट का क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ प्ले के फंक्शन जो है वो आपने बताना है कि प्ले का क्या फंक्शन है जी। तो आपने इसके पॉइंट्स के नेम याद करने हैं, ठीक है। कोशिश करें पॉइंट्स के नेम इधर बुलेट्स बना के ना यहाँ पे लिख लें अपने आगे, ठीक है, इधर करके फंक्शंस ऑफ प्ले जो है ना यहाँ पे करके आप मेंशन कर लेंगे ना अगर यहाँ पे, तो ये इससे भी काफी हेल्पफुल हो जाता है, वो फिर आपको आगे के पेज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे की जो है वो मसल की डेवलपमेंट होती है। बच्चे जो है वो एक्सप्लोर करते हैं अपनी फिजिकल वर्ल्ड को, ठीक है। अब उनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट होती है और वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन ये सारा कुछ जो है वो बहुत बेटर हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि प्ले जो है हमारी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सेकंड इसका फंक्शन है जी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सोचने वाली चीजें। जैसे अगर कोई पजल सॉल्व कर रहा है या कोई कलर शेप साइज टेक्सचर वाली गेम खेल रहा है, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिससे क्या होता है कि जिससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, यानी माइंड जो होता है ना वो शार्प होता है। आपको लैंग्वेज स्किल आती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल आती है, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ बात करना सीखते हो, एक दूसरे की बात को समझते हो। तो ये आपके पास क्या रहता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उसके बाद है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि प्ले के थ्रू बच्चा सीखता है कि मैंने अपने पीयर्स के साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या भाई मैंने झगड़ा नहीं करना, मैंने किस तरह से उनके साथ कांटेक्ट रखना है, ठीक है। तो सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारा कुछ भी जो है वो आपको प्ले के थ्रू आ सकता है। या सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो गया क्रिएटिविटी, तो आपको पता है कि प्ले में अक्सर कुछ काम आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, ये है तो प्ले ही है, लेकिन ये किसके इसी के थ्रू जो है वो न्यू न्यू आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी जो होती है वो बेसिकली एक पार्ट होता है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग करते हो आप लोग, अच्छे से जो है वो आइडियाज लेकर आते हो और डिफरेंट कुछ करके, तो डिफरेंट तरह की चीज जो है वो बच्चे भी करते हैं, तो इसके क्रिएटिविटी में इजाफा होता है। तो ये आपके पास प्ले का जो है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेल्फ अवेयरनेस है जी, अगर एक बच्चा कंटिन्यूसली विन करता है तो उसको अपनी अवेयरनेस भी होती है, उसको पता चलता है। या अगर कोई फेलियर की तरफ जा रहा है तो उसे पता चलता है कि क्या क्या मेरे अंदर लैकिंग्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्ले के थ्रू आती हैं। थेरापेटिक वैल्यू है, तो ये हमने पहले पढ़ ली कि थेरापेटिक वैल्यू आपके इमोशंस वगैरह को जो है वो कंट्रोल करता है। प्ले से जो है वो आपका काम, मतलब जब आप भागते दौड़ते हो तो आपके इमोशंस जो होते हैं वो ऑलरेडी फिट रहते हैं, ठीक रहते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेबल फैशन में जो है एक्सेप्टेबल मैनर में वो मूव करते हैं। उसके बाद आपके पास उन्होंने मोरालिटी का बताया हुआ है कि प्ले के थ्रू जो है वो आपने अपना बिहेवियर भी कंट्रोल करना सीखना होता है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से होता है कि कोई अनफेयर जो है वो काम कर रहा होता है, तो आपने किस तरह से उसको देख के उसको अच्छे से मैनेज करना है, ये लोग आप प्ले से सीखते हो, ठीक है। ऑनेस्टी किस तरह से हमने दिखानी है, सेल्फ कंट्रोल किस तरह से दिखाना है, या दूसरों को कंसिडर किस तरह से करना है, तो ये सारा कुछ भी जो है प्ले के थ्रू आता है। मोरालिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंटल असेसमेंट, नहीं, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आप लोग अगर इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास हमने डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव प्ले। डायरेक्टिव प्ले होता है जिसमें किसी किस्म की डायरेक्शंस वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। और नॉन डायरेक्टिव होता है जो आप मतलब खुद से ही करते हो। डायरेक्टिव प्ले थेरापी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह की थेरापी होती है जिसमें जो वो होता है ना कोई साइकेट्रिस्ट है या कोई और, ठीक है, वो क्वेश्चन करेगा बच्चे से,
सेशन स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर बच्चे से क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको इनकरेज किया जाता है कि वो ज्यादा बोले, ठीक है। तो फिर जब वो बोलता है तो उसके एक्शंस के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह का, ठीक है, बच्चा है। नॉन डायरेक्टिव थेरेपी में क्या होता है, ये क्लाइंट सेंटर होता है, मतलब बच्चे ने खुद से ही जो है वो बताना होता है, उसने बस क्या करना है, बच्चे को देखना है, ठीक है। और बाद में उसने खुद ही जो चाइल्ड है वो खुद बताएगा सारा कुछ कि मेरे साथ ये हुआ या ये हुआ, कि मैं इस तरह से करता हूँ, मैं इस तरह से रूटीन स्पेंड करता हूँ, ये नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी में जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास फिलियल प्ले थेरेपी है, ये आपके पास बेसिकली ना वीकली प्ले सेशंस होते हैं, यानी वो अपने बच्चों के साथ ना वीकली प्ले सेशंस करते हैं, हर वीक में बच्चों के साथ खेलते हैं, इसे कहते हैं फिलियल प्ले थेरेपी, ठीक है। और ये जस्ट पढ़ने वाली चीजें हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बाद आपके पास मेथड्स ऑफ प्ले थेरेपी भी नहीं इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, रोल ऑफ प्ले हमने वहां से किया, आपने भी वहां से करना है, ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद जी अगर मैं आपको ये वाली स्लाइड भी साथ सेंड करूंगी, आपने इनको भी एक दफा देख लेना है। इसमें भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, जो है थी वो हमने पढ़ ली, ठीक है। थेराप्यूटिक प्ले तो ये सारा कुछ ठीक है। उसके बाद ये वाली एक स्लाइड है हमारे पास, प्ले थेरापी, टाइप्स ऑफ प्ले हमने पढ़ लिए। प्ले थेरापी क्या होती है, फंक्शंस ऑफ प्ले हमने डिस्कस कर लिए, ये सारे वही हैं। कंटेंट प्ले की टाइप्स हैं जो हमने पहले पढ़ी है, सोशल इफेक्टिव प्ले, ऑनलूकर प्ले, सेंस प्लेयर प्ले, सॉलिटरी प्ले, स्किल प्ले, पैरेलल प्ले, ठीक है। अनऑक्युपाइड बिहेवियर, एसोसिएटिव प्ले है, ड्रामेटिक, इसके साथ डायग्राम्स भी दी हुई हैं, आप लोग देखोगे ना ये ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये जो टॉपिक है हमारे पास कम्युनिकेशन वाला, ये आपने कम्युनिकेशन करनी है, ये एक क्वेश्चन था हमारा लास्ट वाला, कम्युनिकेशन जब आपने करनी है तो किस तरह से करनी है। तो कम्युनिकेशन में देखिए हमारे पास ये इन्होंने दो, आपने बस अगर इतनी गाइडलाइंस आप कर लेते हैं तो ये भी ठीक है। कम्युनिकेशन देखिए, जब बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आपने बच्चों को पहले टाइम देना है कि वो अपने आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। वो रिलैक्स होकर बैठ जाएं, ये नहीं कि आपने सडन सडन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, तो आपने उसको टाइम देना है कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो, ठीक है। स्माइल पास करनी है, आई कांटेक्ट जो है वो आपने ज्यादा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा आई कांटेक्ट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बच्चों से जो है वो आपने इस तरह से बात करनी है कि वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और कोशिश करें कि पहले उनके पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स जो है वो आगे चाइल्ड से बात करें, क्योंकि इनिशियली ये होता है कि सेशन के स्टार्ट में बच्चे थोड़े से शाय होते हैं, ठीक है। और आप कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, यानी उनको डॉल्स दिखा के, पेपर्स दिखा के, ताकि उनका जो थोड़ा सा माइंड है ना वो इस तरफ चला जाए, ठीक है। और आप आराम से जो है वो उनके साथ एक रैपट बिल्ड कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जी बच्चों के साथ बात करते हुए आपने एक पोजीशन अच्छे से मेंटेन करनी है, कोई कॉन्फिडेंट वॉइस होनी चाहिए आपकी, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपने पॉजिटिवली उनसे बात करनी है और ऑनेस्ट रहना है, उनको कहना है कि अपनी फीलिंग्स, अपने कंसर्न्स या जो भी चीजें आप चाहते हैं वो आप जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जी कम्युनिकेशन टेक्निक्स, आपने एक वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो हैं वो आपने यूज करनी है, जिस तरह कि हमने थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स पढ़ी और हमने नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं जो हमने मेंटल के अंदर, तो वो वाली जो है वो चीजें भी आप इसके अंदर थोड़ी सी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ही कभी यूएचएस में इतना पूछा गया है, ठीक है। अब हमारी बुक के अंदर जो है ना वो प्ले थेरेपी वाला जो था वो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया, ठीक है। अब आपने जो है वो करना है, हाँ, कम्युनिकेशन वाला जो है ना ये यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, ये गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यूइंग, ये यहाँ से आपने करना है, ये पेज नंबर 154 पे है, ओके। पेज यूनिट नंबर 2 में ना 154 पेज पे गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यूइंग, यहाँ से आपने कम्युनिकेशन वाला चैप्टर करना है, सॉरी कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यूइंग, ये इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। और यहाँ से जो है वो आप कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, आपने सबसे पहले जो सेटिंग एस्टेब्लिश करनी है, उसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है, आपने प्राइवेसी को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है, कंप्यूटर की प्राइवेसी रखनी है, टेलीफोन ट्रायल्स का मतलब क्या होता है कि आपने तीन चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, आपने उनको जो है वो हाई क्वालिटी हाई केयर सर्विसेज और पेरेंट्स को जो है वो इंकरेज करना, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने अपने कंट्रोल में रखनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है, टेलीफोन ट्रायल्स गाइडलाइंस आ जाती हैं हमारे पास, हाँ, ये आपने करनी है।
ठीक है। ट्रायज बेसिकली हम कहते हैं प्रायोरिटी देने को, यानी आप किस चीज को कितना जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हो, किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंट दे रहे हो। ठीक है। तो अगर बच्चे का मामला होता है ना, तो उसमें कहते हैं कि जस्ट अ फोन कॉल, यानी आपने जो चाइल्ड है उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसके लिए फोन कॉल करनी है, कि पहले बच्चे को आके जो है वो ट्रीट किया जाए, देन जो है वो कोई काम किया जाए। ठीक है। से हम कहते हैं ट्राइड सेटिंग, टेलीफोन ट्राइज भी से कहते हैं। ठीक है। टेलीफोन ट्रायल्स के लिए आपने क्या क्या चीजें का ख्याल रखना होता है भाई, डेट एंड टाइम क्या, किस डेट को मेरे पास बच्चा आया, बैकग्राउंड क्या है उसका, उसको कोई इलनेस वगैरह कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, चीफ कंप्लेन देखनी है, जनरल सिम्टम्स देखनी है, सेवेरिटी, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें आपने ट्रायल्स के लिए जो है वो देखनी है। ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था ना कंटेंट का, वो ये भी था कम्युनिकेशन विद फैमिली, जिसको भी अच्छे से अंडरलाइन करें, और ये जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जब भी आपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपने क्या करना है, आपने पेरेंट्स को इनकरेज करना है कि वो बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि वो अपने बच्चे के बारे में ज्यादा जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने डायरेक्टिंगली फोकस, यानी बात से इधर उधर नहीं होना, आपने कहना है कि टू दी पॉइंट बात करें, जो हम पूछ रहे हैं आपने हमें वही बताना है। ठीक है। लर्निंग, लिसनिंग एंड कल्चरल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपने उनकी बात को अच्छे से सुनना है। ठीक है। उनको रिस्पॉन्ड करना है, और इसके अलावा ये कि कल्चर का भी ख्याल रखना है। ठीक है। यानी जैसे का उनका कल्चर है आपने उस तरह से ही उनके साथ बिहेव करना है। उसके बाद आपके पास होता है यूजिंग साइलेंस का मतलब ये होता है कि आपने खामोशी से उनकी बातें सुननी है सारी, एम्पैथी जो है वो आपने शो करनी है, सिंपैथी शो करनी है, कुछ गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड करनी है, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करनी है आपने। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देने वाली चीजें होती हैं, आपने उनसे अवॉइड करना है। ठीक है। जैसे कि आप कहते हो कि कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने वाली चीजें डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि आप इस तरह की एडवाइस देना शुरू कर दो कि अभी उनकी बात शुरू है, अंदर ही अपनी बात स्टार्ट कर दो। ठीक है। यहाँ इस तरह से हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे दी है किसी ने, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए तो वो भी, उससे भी कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। ये उन्होंने ना कुछ लिखे हुए हैं ब्लॉक्स टू कम्युनिकेशन, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं कम्युनिकेशन जब भी ब्लॉक होती है, तो बेसिकली क्यों क्यों हो सकती है। ठीक है। तो ये उन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब इंटरप्रेटर, आपको पता है कि आप फैमिली के साथ इंटरप्रेटिंग, जैसे आप अगर कहीं वार्ड में काम करते हो, ठीक है, वहां पे कोई पठान वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका और आपका तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर होता है ना, तो फिर आपने एक इंटरप्रेटर यूज करना होता है। इंटरप्रेटर वो होता है जो आपकी बात को ट्रांसलेट करता है, उसको बताएगा, उसकी बात को जो है वो ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। ठीक है। तो वो इंटरप्रेटर होता है। अब इंटरप्रेटर को किस तरह से यूज करना है, इसके बारे में थोड़ी सी नर्सिंग केयर गाइडलाइंस है, इसको भी आपने अच्छे से रीड करना है। ये सारा टेबल जो है वो अच्छे से रीड करना, जस्ट सिंपल चीजें। ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से जो है वो देख लेना है। सबसे पहले आपने रीजन बताना है इंटरव्यू की, उसके बाद आता है कि ब्रीफ आंसर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उसको, डायरेक्टली उसी से ही बात करनी है, क्वेश्चन वगैरह हो तो उसको आंसर करना है। ठीक है। इंटरप्ट नहीं करना ज्यादा फैमिली मेंबर के अंदर। और इसके अलावा ये कि आपने इन सारी चीजों से अवेयर रहना है, और जो इंटरप्रेटर है उसको भी अवेयर होना चाहिए इन सारी चीजों से। ठीक है। वर्ड से, मेडिकल लैंग्वेज से, ये सारी चीजों से अवेयर होगा। कम्युनिकेटिंग विद चिल्ड्रन वाला ये नर्सिंग केयर गाइडलाइंस आपने सारी करनी है, ये बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन सबको आप हाईलाइट कर लें और अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये थोड़ा सा ये जस्ट रीड करने वाला, ये आपने रीड करना है। ये कम्युनिकेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ये आप मेंटल के बुक से भी कर सकते हैं। कि अगर आपने वहां से याद कर ली हुई है तो आप उसको वहां से भी जो है वो याद लिख सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद प्ले आ जाता है, और प्ले का हमने जो है वैसे ही पढ़ लिया थोड़ा सा कि क्या क्या चीजें जो है वो प्ले में इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। ये नहीं इतना, ये जस्ट वो गॉर्डन के जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है ना, जो ये उन्होंने वो मेंशन किया उन्होंने। ठीक है। तो बस आई थिंक तो इतना ही था आपका ना, ऊपर ऊपर तक ही। ठीक है। वो जो चीजें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफी कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन, प्ले थेरेपी, थेरेपेटिक प्ले में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ प्ले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तीन चार क्वेश्चन है जो इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने चैप्टर को जो है ना वो अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब आप लोगों से मैंने कल कहा था कि मैंने कल लेक्चर के स्टार्ट में कल्चर की कुछ डेफिनेशंस दी थी, वो सुननी थी। ठीक है। तो आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपेयर कर लिए हैं?
कल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। ओके, मरियम अब्बास का हैंड रेज हुआ है, गुलाम आयशा का हैंड रेज है, और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स कल्चर यूनिट नंबर 5। रुबाब, गुड। और अभी ऊपर ही रखे हैं, जिन्होंने हाथ ऊपर किया ना वो भी ऊपर ही रखे हैं। बस, बाकी बच्चे 3 स्टूडेंट्स हैं ये तो। हाकी अहमद, इकरा, मुसरत, शमीम और वजीहा। आप लोगों का अभी प्रिपेयर नहीं हुआ? मैम क्या समझ नहीं आ रही थी पहले। आपको कल्चर का यूनिट नंबर 5 मिला था, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो आज के लिए सुनना जा रहा था। मैम प्रिपेयर किया था, किया है। कि हो गया? यस मैम। तो हैंड रेस करें ना, यही तो कह रही हूँ। अच्छा जी, अब जा रहे हैं, मतलब वजीहा ने भी किया हुआ है। अहमद, रागी, इकराम, नुसरत, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैंने देखे कितने दिन तो हो गए हैं वैसे। अगर ड्यूटीज में है तो मतलब थोड़ा सा मैनेज कर लेता है उसको, थोड़ा थोड़ा भी करते तो अब तक हो जाना था आपका। एक एक डेफिनेशन में आप लोग याद करना स्टार्ट करें तो ये कहाँ बात जाती है। तकरीबन 1 वीक हो गया आई थिंक सो। अभी मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकती आपको, अब मैंने आपसे जो है ना ये कल नहीं तो परसों जो है ना इसको आपका फाइनल, आपका जैसे टेस्ट नहीं होता कल्चर का, उस तरह से तो मैंने लेना ही लेना है, लेकिन ये है कि मैंने क्लास में भी एक दफा आपसे जो है ना वो टर्म्स सुननी है। ठीक है, तो आपके पास 2 दिन का फर्दर टाइम आपको दिया गया है। अभी जो 4-5 बच्चे रह गए हैं ना, इन्होंने को जो है वो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको इतना रटा लगाने को नहीं कहा था, क्योंकि वो आप आहिस्ता आहिस्ता जब मर्जी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने स्टार्ट से रटा लगाना है तो आपको याद होनी शुरू होंगी, और बाद में फिर इस तरह से ही भूल जाती हैं। तो 2 दिन में आपके पास, आप लोगों ने इसको जो है वो फटाफट क्लियर करना है, ठीक है। आपका टेस्ट भी अनाउंस कर दूंगी मैं, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट है इस वीक में, तो इंशाल्लाह इस वीक में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में आई थिंक सो कर लेते हैं, मंडे ट्यूसडे तक, ठीक है। तो आपका टेस्ट जो है ना वो टेस्ट वो मैं अनाउंस कर दूंगी, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना उसको भी, ठीक है जी। वेरी वेल डन रुबाब, मरियम और वजीहा, ठीक है। और ये जिन बच्चों ने कर लिया, और तो जिन्होंने नहीं किया वो जरूर अपना जो है ना वो कर लें, ठीक है। ओके जी, चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड करती हूँ। किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछ लो, ठीक है। टेस्ट में आपका ना ग्रुप में अनाउंस कर देती हूँ शमी, मैं ना ग्रुप में आपको बताती हूँ कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है।